हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू ग्रामराइज। हम लेक्चर 1 दे चुके थे जिसमें हमने बेसिक समरी पढ़ी थी, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार बाय जॉन डन, और थोड़े से जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी रिलेटेड टू पोएम हमने वो सब थी। आज हम इसका डिटेल में स्टैंजा 1 जो है उसका एनालिसिस। इस सबसे पहली चीज़ कि कितने स्टैंजाज में हमारी जो पोएम है ये डिवाइडेड है। हमारी जो पोएम है ये 3 स्टैंजाज में डिवाइडेड है। ठीक, तो पोएम कितने स्टैंजाज में डिवाइडेड है? 3 स्टैंजा। ऐसे क्वेश्चंस आरपीएससी पूछ लेती है। कितनी लाइन्स हमारे टोटल पोएम में है? तो देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसको ऐसे नहीं करते, इसको 1 2 3। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लाइन्स हमारे फर्स्ट स्टैंजा में है, 9 ही हमारे सेकंड स्टैंजा में है, एंड 9 ही हमारे थर्ड स्टैंजा में है। तो टोटल कितना हो गया? 27 लाइन्स हमारे टोटल इस फॉर्म में आती है। अब हम एक बेसिक चीज़ देखते हैं कि राइम स्कीम क्या होगी हमारे इस फॉर्म की। तो राइम स्कीम कैसे निकालते हैं हम? उसके लास्ट वर्ड को प्रोनाउंशिएट करके। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, ये हो गया ए। गेट विथ चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट, तो ये हो गया बी। टेल मी वेयर पास्ट ऑल पास्ट ईयर्स आर, नाउ स्टार एंड आर, ठीक है, ये राइम कर रहा है तो फिर से हो गया ए। और हु क्लेप्ट द डेविल्स फुट, अब रूट एंड फुट, ठीक, ये दोनों राइम कर रहे हैं तो ए बी। टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग और टू कीप ऑफ एनवी स्टिंगिंग, अब ये दोनों आपस में रैंक कर रहे हैं, सिंगिंग एंड स्टिंगिंग, तो ये क्या हो गया? सी सी। एंड फाइंड व्हाट बाइंड सर्व्स टू एडवांस एंड ऑनेस्ट माइंड, ठीक है, तो ये तीनों आपस में राइम कर रहे हैं, तो डी डी डी। राइम स्कीम स्टैंजा 1 का क्या हो गया हमारा? ए बी सी सी डी डी डी, ठीक है, ये हमारा हो गया स्टैंजा 1 का राइम स्कीम। अब हम आते हैं स्टैंजा 2 पर, देख लेते हैं। इफ दाउ बीस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, अच्छा अब ये बताइए, अब यहाँ पे हम ई से शुरू करते हैं या ए से शुरू करेंगे? डी तक तो हमारा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हम ई से शुरू करें या ए से शुरू करें? देखिए, रैम स्कीम जो होती है वो स्टैंजा टू स्टैंजा वेरी करती है, तो यहाँ पे हम फिर से ए से शुरू करेंगे, ना कि ई से, ठीक है। ये हो गया हमारा साइट्स, एंड देन सी, तो ये हो गया बी, एंड देन नाइट्स, तो नाइट्स एंड साइट्स राइम कर रहे हैं, तो ये फिर से ए हो गया। इनविजिबल टू सी एंड व्हाइट हैज दी, ठीक है, तो सी एंड दी ये राइम कर रहे हैं, तो फिर से ये बी हो गया, तो ए बी यहाँ भी आ गया। विल्ट टेल मी बिफेल दी, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ए बी। अच्छा, यहाँ पे तो फिर से बी आ रहा है, देखो, दी एंड नी एंड फिर से दी, तो ये तो बी बी ही हो गया, ठीक है। एंड फिर क्या? ए बी बी, ठीक है, एंड देन स्वेर वेर एंड फेर, सी सी। इसकी राइम स्कीम पहले वाले से मैच नहीं कर रहे, तो इसकी क्या हो गई? ए बी बी सी, ठीक है। सेकंड स्टैंडर्ड की राइम स्कीम क्या हो गई हमारी? ए बी बी सी, ये हमारी सेकंड स्टैंडर्ड की राइम स्कीम। अब आती है थर्ड स्टैंडर्ड की राइम स्कीम, देखते हैं हम। इफ दो फाइंडेस्ट वन लेट मी नो, ठीक है, तो फिर से ए हो गया, वाज स्वीट, बी हो गया, एंड देन गो, फिर से ए हो गया, एंड नीट, ये फिर से बी हो गया, तो ए बी, तो दोनों तीनों में स्टैंडर्ड में कॉमन आ रहा है। दो शी वर ट्रू व्हेन यू मीट हर, ठीक है, अब ये अलग से हमारा सी आ गया। लेटर, फिर से शी आ गया, एंड देन ई बी एंड थ्री, तो ये क्या आ गया? डी, ये भी डी और ये भी डी, ये तीनों आपस में प्राइम कर रहे हैं, तो ए बी सी एंड डी डी डी, ए बी सी एंड डी डी डी। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट और थर्ड जो स्टैंजा है उनकी राइम स्कीम सेम है, सेकंड वाले के लगे ए बी बी सी। अब क्वेश्चन अगर हमें आता है कि इस पूरी पोएम की राइम स्कीम क्या है, क्योंकि दो स्टैंजाज में सेम राइम स्कीम है ना, तो ऑप्शन में हमें जब ये वाला दिखेगा तो हम ये वाला उस पे राइट टिक लगा देंगे, है ना। फर्स्ट और थर्ड में सेम है, तो अगर क्वेश्चन आता है तो ये वाला, और अगर दोनों दी हो, ये भी दी है, ये भी दी है ना, एक ही ऑप्शन में, तो दोनों वाला ऑप्शन हो जाएगा। बट अगर जो भी अगर दोनों दी हो अलग अलग, तो फिर हमारा फर्स्ट और थर्ड वाला जो है ये राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर ये दोनों एक ऑप्शन में, तब तो ये एक हो जाएगा हमारा, ये सही हो जाएगा। अगर दोनों एक ही ऑप्शन में, अगर अलग अलग दी है, तो हमारा ये वाला जो है वो सही हो जाएगा राइम स्कीम, क्यों? क्योंकि वो दो स्टैंजाज में फॉलो की है ये, ठीक है। चलिए,
अब हम समझते हैं पहले स्टेंजा को। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ जिससे हमारे पास ऐसा स्पेस हो जाए, ठीक है, तीनों को समझने। अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है इस पोएम में, जॉन डन जो है वो स्टार्ट करते हैं इसको, हमने पहले देखा था एब्रप्ट बिगनिंग होगी, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। पहले कोई प्लॉट आया हमारे पास, हमें पता है किस बारे में बात हो रही है, हमें कुछ नहीं पता है, एकदम से हमारे पास एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, हमें एक ऑर्डर मिलता है, क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो पहले वर्ब आई है, ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया। हाँ, तो गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ और एक टूटते हुए तारे को पकड़ो। फॉलिंग स्टार का मतलब क्या हो गया, मिट्योर, मिट्योर, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार भी बोल देते हैं, ठीक है। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट। एक मैंड्रिक का जो पौधा होता है मैंने बताया है ना, वो कैसा होता है, वो ऐसा दिखता है, मतलब एकदम बच्चे जैसा फेस होगा, ऐसे उसके दो हैंड्स होंगे, फिर बीच में पेट होगा, फिर ऐसे उसके लेग्स निकले होंगे, ये रूट होती है मैंड्रिक के प्लांट की। आइज गाइज होती है, मतलब सारे बॉडी पार्ट उसको बने होते हैं। तो कह रहे हैं कि मैंड्रिक की रूट की हेल्प से बच्चा पैदा करो। एंड टेल मी वेयर ऑल पास्ट टीयर्स आर। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे कमांड्स है, ये सारे क्या आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में दिख रहा है, ठीक है, तो ये सारे क्या है, कमांड्स है। इस तरह के टोटल इस पोएम में कितने कमांड्स दिए गए हैं, देखो सबसे पहला तो यही हो गया, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, एक कमांड तो ये हो गया। दूसरा, गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट, ये दूसरा हो गया। तीसरा, टेल मी वेयर ऑल पास्ट टीयर्स आर और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, ठीक है, तीसरा ये हो गया। चौथा ये हो गया। उसके बाद टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, ये हो गया पांचवा, मरमेड्स का जो सॉन्ग है उसको समझना, उसको सुनना सिखाओ मेरे को। और टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंग, ये हो गया छठवा, ठीक है। एंड फाइंड व्हाट फाइंड टफ टू एडवांस एंड ऑनेस्ट माइंड। तो पहले स्टेंजा में हमारे पास कितने हैं, 7 हमारे पास कमांड्स है, 7 इम्पॉसिबल टास्क हमें दिए हुए हैं कि कौन सी विंड ऐसी है जो कि एक ऑनेस्ट माइंड को प्रोग्रेस करना, एडवांस करना सिखाती है, उसको सपोर्ट करती है प्रोग्रेस करने की, ठीक है। तो स्टेंजा 1 में कितने इम्पॉसिबल टास्क हो गए हमारे पास, 7, है ना। स्टेंजा 1, 7 इम्पॉसिबल टास्क, 7 इम्पॉसिबल टास्क, या फिर हम बोल सकते हैं 7 कमांड्स। एक फिर यहाँ पे लास्ट में आता है सेकंड के में, एल्सवेयर नोवेयर लिव्स अ विमेन ट्रू एंड फेयर, कि जब तुम वापस आओगे तो मुझे बताओगे कि कोई भी एक ऐसी विमेन नहीं रहती है जो कैसी है, कि जो ट्रू है और फेयर है ना। इफ दो फाइंड्स वन लेट मी नो, अगर तुम्हें मिलती है तो मुझे बता रहा, तो ये होगा इसका 8th क्या पॉसिबल टास्क। तुम जब लौट के आओगे तो मुझे बताओगे कि ऐसी विमेन कहीं भी नहीं रहती, मतलब कि इम्पॉसिबल चीज़ें करने के लिए, ठीक है। तो स्टैंजा 2 में मिलेगा हमें ऐसा एक इम्पॉसिबल टास्क, स्टैंजा 2 में मिलेगा हमें 1 इम्पॉसिबल टास्क। टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे हमारे पास 8 इम्पॉसिबल टास्क। तो पॉइंट हमें करने को कहता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। वो कह रहे हैं कि टूटता हुआ तारा है कहीं से, शूटिंग स्टार है, उसको पकड़ने की कोशिश, या फिर क्या करो कि मैंड्रिक की जो रूट है उससे एक बच्चा पैदा करने की कोशिश, या फिर ये बताओ कि जो भी पास्ट का टाइम है, जो भी पास्ट ईयर्स है, वो कहाँ गए, है ना। टाइम को स्टोर तो नहीं कर सकते हम कहीं भी, ऐसे सेफ में अलमारी में नहीं रख सकते, तो वो टाइम कहाँ गया ये पता करो। या फिर तो डेविल के फुट है, डेविल का जो पैर है, वो किसने चीरा, किसने उसको इस तरह से काटा, किसने उसको कट के, ये पता लगाओ। तो ये सारी इम्पॉसिबल चीजें हैं, ये सारी ऐसे फार फेस्ट इमेजरीज है। अभी हम बात करते हैं इमेजरीज की, तो ये सारी फार फेस्ट इमेजरीज हैं, ठीक है। टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, या फिर मुझे ये सिखाओ कि जो मरमेड है, मरमेड कौन होती है, मैंने बताया था अभी, हिंदी में इसे बोलते हैं जल परी, क्या बोलते हैं, जल परी, है ना। तो नीचे से क्या होती है, फिश की शेप में होती है, और ऊपर से कैसी होती है, ह्यूमन की शेप में होती है, फीमेल की शेप में होती है। इसके लिए एक फ्रेज यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं फेम फैटल, फ्रेंच फ्रेज है। इसका मतलब होता है फैटल फीमेल, है ना। मतलब ये कि ऐसी कोई अट्रैक्टिव विमेन, अट्रैक्टिव फीमेल जो कि बहुत अट्रैक्टिव हो लेकिन हार्मफुल हो, है ना। अक्सर मूवीज में या माइथोलॉजी में ऐसे एग्जांपल आते हैं कि बहुत सुंदर बन के कोई फीमेल आती है और फिर वो किसी भी इंसान को उसका जो भी गोल होता है उससे भटकाने का, उससे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तो इस तरह की जो फीमेल होती है उनके ये एक फ्रेज ही होता है जिसको बोलते हैं फेम फचर, ठीक है।
और तो कीप ऑफ एनवी स्टिंगिंग, या फिर जो जेलसी है, जो एनवी है, उसके स्टिंग से, उसके डंक से बचना कैसे सिखाओ, उसके डंक से कैसे बच सकते हैं, ठीक है। एंड फाइंड व्हाट विंड सर्व्स टू एन ऑनेस्ट माइंड, या फिर ये पता लगाओ। देखो, विंड का मतलब यहाँ पे हमारा आया है एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर कह सकते हैं, है ना, सराउंडिंग्स कह सकते हैं, ठीक है, नेबरहुड कह सकते हैं। ऐसा माहौल जिसमें क्या हो, ऑनेस्ट माइंड, ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट ह्यूमन क्या कर सके, एडवांस कर सके, मतलब ग्रोथ कर सके। देखो, पोएट का कहना ये है कि इस वर्ल्ड में जो सिर्फ बेईमान या डिसऑनेस्ट या डिस्ट्रॉयर लोग हैं, वही ग्रोथ कर पाते हैं, ऑनेस्ट इंसान नहीं कर पाता। तो ऐसे एटमॉस्फेयर का, ऐसे लोगों का, ऐसी सराउंडिंग्स का पता लगाओ जहाँ पे कि ऑनेस्ट लोग भी क्या कर सके, तरक्की कर सके, ठीक है। चलिए, आप ये नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं, इसी का एनालिसिस करते हैं फर्दर। ये हमने देखा इंपैरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्या आ रहा है, इंपैरेटिव सेंटेंस है कि सबसे पहले क्या है, इंपैरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहला गो वर्ब है, यहाँ पे कैच वर्ब है, ठीक है। उसके बाद ये फॉलोइंग स्टार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सेम कैट वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। टेल वर्ब है, नी ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट, एंड फिर वेयर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है इसका डायरेक्ट। ये हम लिंग्विस्टिक जब इसका एनालिसिस करेंगे तब अच्छे से देखेंगे ना, और कुछ चीजें समझते हैं इसके बारे में। जैसे है एनवी स्ट्रिंगिंग, यहाँ पे देखो पूरे स्टैंजा में एक डिवाइस यूज हुआ है जिसको हम बोलते हैं एचना, जिसको हम बोलते हैं एडनाटोन। अब एडनाटोन होता क्या है, एजनाटोन क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ हाइपरबली। ये क्या होता है, हाइपरबली का ही टाइप होता है। हाइपरबली क्या होता है बेटा, हाइपरबली होता है एक्सेजरेशन, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, वो होता है हाइपरबली। लेकिन एडनाटोन में क्या होता है कि इम्पॉसिबल चीजों की बात होती है, ऐसे टास्क जो इम्पॉसिबल होते हैं उनको उनसे एक्सेजरेशन किया जाता है, ठीक है। आ, इसमें क्या होता है, इम्पॉसिबल टास्क होते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन होता है। अब हम जो पढ़ रहे हैं 8 इम्पॉसिबल टास्क की तो हमने पढ़े थे, फर्स्ट में कितने आते हैं, फर्स्ट स्टैंजा में 7 आते हैं कि टूटे हुए तारे को पकड़ लो, है ना, मैंड्रिक की रूट से बच्चा पैदा कर दो, या फिर टाइम को कंट्रोल करो, टाइम को कंटेन करो कहीं पे, बताओ उसको स्टोर करो, बताओ कि टाइम कहाँ गया, ठीक है। या फिर डेविल का जो फुट है उसमें कट किसने लगाया, उसको किसने उसको अचीरा, या फिर मरमेड जिस लैंग्वेज में सिंग करती है वो मुझे सिखाओ, है। या फिर एनपी का स्टिंग जो होता है, जेलसी का जो स्टिंग होता है, उससे कैसे बचा जाए, है ना, उसको बताओ। या फिर ऐसी कौन सी विंड है जो क्या करती है, ह्यूमन ऑनेस्ट माइंड को एडवांस करने में, ऑनेस्ट माइंड को प्रोग्रेस करने में हेल्प करती है। तो ये सारे इम्पॉसिबल टास्क हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि स्टैंजा 1 में कौन सा जो है फिगर ऑफ स्पीच यूज किया जा रहा है, तो क्या एग्जाम्पल उसका आंसर हो जाएगा, हाइपरबली भी कर सकते हैं या फिर एडनाटोन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ देखिए, एनविज स्टिंग, इसके बारे में कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कौन-सा जो है पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है? देखिए, एनवी स्टिंग में आप समझिए, एनवी, है ना? जेलसी, स्टिंग मतलब क्या होता है? डंक। डंक के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्या याद आता है हमें? हमें याद आता है स्कॉर्पियन। क्या याद आता है? स्कॉर्पियन, है ना? बिच्छू। तो यहाँ पे एनवी का जो कंपैरिज़न है वो स्कॉर्पियन से किया है। ये हिडन मेटाफर्स है। कि आप जब मतलब समझेंगे आपको ढूँढना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है स्कॉर्पियन, लेकिन जब भी स्टिंग की बात आएगी तो क्या आएगी? स्कॉर्पियन की बात आएगी। तो एनिमी का कंपैरिज़न किससे किया गया? स्कॉर्पियन से किया गया यहाँ पे। ये क्या है? एक मेटाफर है, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है? एक और चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं, विंड, और जब ये ऑनेस्ट माइंड की बात आई है तो यहाँ पे इसका एग्ज़ाम्पल ऐसे लिया गया है जैसे कि हमारा एक, ये मान लीजिए फील्ड है, ठीक है? और ये नीचे समंदर बह रहा है, ये समंदर बह रहा है। तो एक शिप होता है या एक बोट होती है, तो ये लेट्स से कि एक बोट है हमारी, है ना? तो विंड अगर फ़ेवरेबल है, तो शिप आगे जाएगा, विंड फ़ेवरेबल नहीं है, तो शिप वहीं पे रुक जाएगा। तो यहाँ पे जो ह्यूमन माइंड है, ये तो विंड हो गई, ये तो विंड हो गई, है ना? ये तो विंड हो गई।
यहाँ पे ह्यूमन माइंड है या फिर जो ऑनेस्ट माइंड है, ऑनेस्ट ह्यूमन माइंड, इसका कंपैरिजन किससे किया हुआ है? इसका कंपैरिजन किया है किससे? शिप से या बोट से, ठीक है? ये भी हमें एक मेटाफर है, ये भी समझ लेना है। ऑनेस्ट माइंड किससे कंपैरिजन किया गया है इसका? बोट से या शिप से इसका कंपैरिजन किया गया है, ठीक है? तो ये भी एक चीज़ इसमें फर्स्ट सेना में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है। आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज़ करके। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा स्पेस क्रिएट करता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है हमारे इस स्टैन्ज़ा में उन्हें देखते हैं। एक चीज़ मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ कि एंड फाइंड व्हाट वाइल्ड, एंड फाइंड व्हाट वाइल्ड, ठीक है? और फिर जब मैं इसको नॉर्मली प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ तो मैं इसको विंड बोल रहा हूँ। तो ऐसा क्यों? ये जो वर्ड है, ये विंड है या ये वाइंड है? देखो, ये वर्ड 2 तरह से यूज़ होता है। एक तो यूज़ होता है नाउन की तरह, एक होता है वर्ब की तरह। तो जब नाउन की तरह यूज़ होता है, विंड मतलब हवा या आँधी जिसे हम बोलते हैं, वो उसका मतलब होता है नाउन की तरह। इसमें लिख देता हूँ मैं हवा, ठीक है? आँधी। तो जब इसको आँधी या विंड की तरह यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं विंड, इसका प्रोनाउंसिएशन यही होता है, विंड, ठीक है? लेकिन जब वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, उसका मतलब क्या होता है? वो घुमाना, है ना? जैसे चाबी घुमाना होता है ना, चाबी भरना, जैसे हम छोटा-सा वो आता है क्या, बचपन में टॉयज़ जो आते हैं, कार्स आती हैं, डॉल्स आती हैं, जिसमें हम चाबी घुमाते हैं, ऐसे वाइंड करते हैं और फिर वो कार चलने लग जाती है। वो होता है वाइंड। तो जब इसको वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, जैसे घुमाना या फिर चाबी भरना, तब इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है, वो होता है वाइंड, ठीक है? अब तो यहाँ पे इसको हम विंड बोल रहे हैं या वाइंड बोल रहे हैं, आप थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। है तो ये नाउन, भाई बात तो हम हवा आने की कर रहे हैं, लेकिन बोल क्या है इसको? वाइंड बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा-सा दिमाग पे जोर डालिए, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? पोएटिक लाइसेंस कभी आपने वर्ड सुना है? पोएटिक फ्रीडम वर्ड सुना है? कुछ सुना-सुना सा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, पोएटिक लाइसेंस क्या होता है? एक बार ये देख लेते हैं। पोएटिक लाइसेंस, पोएट को जब अपनी राइम स्कीम या मीटर इस सब को सेट करने के लिए, स्ट्रक्चर करने के लिए, जब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में, प्रोनंसिएशन में या फिर किसी भी लिटरेरी स्ट्रक्चर रूल में जब उसमें छेड़छाड़ करता है ना? कोई भी फ्रीडम का एक्सेस करता है, उसको बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस। पोएट के पास एक हमें फ्रीडम दी हुई है एज़ अ रीडर, मतलब वो कि पोएट्स जो एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर्स है, जो कन्वेंशंस है, उनमें अपने मीटर को सेट करने के लिए प्रोनंसिएशन में, स्पेलिंग में थोड़े बहुत छेड़छाड़ कर सकते हैं। वो अलाउड होता है, उसको हम ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं मानते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक? इज़ इट एन एग्जांपल ऑफ पोएटिक लाइसेंस? जब हम डिस्कशंस करते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि ये पोएटिक लाइसेंस का एग्जांपल है, बट नहीं। क्या पोएट ने हमें बोला है कि इसको वाइल्ड बोलो? पोएट ने हमें टेक्स्ट लिख के दिया है, वाइल्ड तुम अपनी मर्ज़ी से बोल रहे हो उसको। पोएट ने कहीं भी वाइल्ड लिख के दिया? नहीं, पोएट ने तो विल्ड लिख के दिया है। तो अब ये क्या है? क्या ये पोएटिक लाइसेंस है? ये हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, ये हम अपनी एबिलिटी से कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं रीडर्स एबिलिटी। क्या बोलते हैं? रीडर्स एबिलिटी। और इसका एक लिटरेरी मीनिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं अ लिटरेरी कॉम्पिटेंस। लिटरेरी कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है एबिलिटी, है, एबिलिटी या स्किल। तो जो रीडर है, उसके पास लिटरेचर की इतनी नॉलेज है, उसको पता है कि राइट कैसे सेट करनी है। आप ये समझिए, अगर छोटा बच्चा इसको पढ़ेगा, तो फाइंड के बाद विंड ही बोलेगा, लेकिन एक मैच्योर रीडर जब इसको पढ़ेगा, तो फाइंड के बाद वाइड बोलेगा। वो क्यों बोलेगा? क्योंकि उसे पता है कि एक राइम चल रही है एंड पोएट ने उस राइम को मैनेज करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए ऐसा वर्ड यहाँ पे सेट किया है। तो पोएट जो है, सॉरी जो रीडर है, वो अपनी लिटरेरी कॉम्पिटेंस से, अपनी एबिलिटी से इसका प्रोनंसिएशन क्या करता है? वाइल्ड करता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, वो होता है लिटरली लिटरेरी कॉम्पिटेंस। हमें पता है वर्ड यहाँ पे विंड है, लेकिन फिर भी हम उसको वाइल्ड प्रोनाउंस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास लिटरेरी कॉम्पिटेंस है, ठीक? लेट मी चेक हाउ मच टाइम इज़ रिमेनिंग। आई थिंक आज का लेक्चर यहीं पे हमें फिनिश करना चाहिए, ठीक है? इसके बाद फिर हम अगले लेक्चर में जो है कि सेकंड वाला जो हमारा स्टैंजा है, सेकंड और थर्ड, उसको देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग गाइस। आप हमें प्लीज़ फॉलो करिए और इस लेक्चर की और बाकी सारे लेक्चर्स की जो पीडीएफ्स हैं, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरा गाइस।